नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर दिनांक 14 और 15 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स के साथ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, एसीएफ और पटवार के लिए आपके जो नोटिफिकेशंस है वो जारी हो चुके हैं और अब इनकी जो एग्ज़ाम डेट्स है वो भी कंफर्म हो गई है अभी के लिए। तो आप सभी अपनी तैयारी में जुट जाएँ क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है और दोनों ही एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण है। तो डेली हमारी क्लासेस आप देखते रहें। इसके अलावा जो भी पिछले महीनों की हमारी क्लासेस हैं उनके करंट जो आप है वो पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन आरएस जंक्शन से। तो आज ही जो है प्ले स्टोर से आरएस जंक्शन डाउनलोड करें और वहाँ पर आप हमारे इन करंट अफेयर्स का फ़ायदा ले सकते हैं। पूरे साल भर तक के करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। तो 2020 का सारा करंट मैंने कवर अप किया है और जल्दी ही जो आपकी नवंबर और दिसंबर 2020 की, जैसे ही 31 दिसंबर होता है, मैं आपको इनकी भी पीडीएफ्स अवेलेबल करवा दूंगा। फिर हम इसका पूरा वार्षिकांक भी जारी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के 56वें प्रश्न के साथ। हाल ही में नीति आयोग अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे स्थापित किया गया योजना आयोग के स्थान पर, तो उस नीति आयोग द्वारा एक विजन 2035 नाम से डॉक्यूमेंट जारी किया गया है, जिसको बोला जाता है श्वेत पत्र। तो सरकार की ओर से ये श्वेत पत्र जारी किया गया है जन स्वास्थ्य पर। तो इसका नाम जो है वही आपको जानना पड़ेगा, वो पर्याप्त है। नीति आयोग ने विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी नाम से ये श्वेत पत्र जारी किया है, जो भारत में सरकार के द्वारा जन स्वास्थ्य के लिए जो किए जाने वाले प्रयास हैं उनको दर्शाता है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि भारत की जो जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली है, जो मॉनिटरिंग सिस्टम है हमारे यहाँ पर लोगों के हेल्थ के लिए, उसको ज़्यादा प्रतिक्रियाशील और भविष्य के लिए उन्मुख बनाकर हर स्तर पर कार्रवाई करने की तैयारी को बढ़ाना। क्योंकि हाल ही में जो कोविड-19 जैसी एक आपदा का सामना हमने किया है, उस चीज़ को लेते हुए इस तैयारी की आवश्यकता है। नागरिकों के अनुकूल जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली ग्राहक फीडबैक तंत्र तैयार करना, जिसमें व्यक्ति की निजता और गोपनीयता की सुरक्षा हो। मतलब लोगों का फीडबैक भी प्राप्त किया जाए और उसके साथ उनकी गोपनीयता को भी बनाए रखे जा सके। केंद्र और राज्यों के बीच बीमारी की पहचान, बचाव और नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए एक तंत्र स्थापित करना, ताकि ऐसे किसी भी अचानक आने वाली आपदा का त्वरित रूप से निपटारा भी किया जा सके और उससे जो है लोगों को बचाया भी जा सके। इसके अलावा ऐसी कोई आपदा यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आती है, तो उसके लिए भारत वैश्विक नेतृत्व प्रदान कर सके, उसके लिए भी भारत को तैयार करना। ये सभी लक्ष्य इसमें रखे गए हैं। ये श्वेत पत्र त्रिस्तरीय जन स्वास्थ्य व्यवस्था को आयुष्मान भारत की परिकल्पना में शामिल करते हुए जन स्वास्थ्य निगरानी के लिए ये विजन पेश करता है। तो आयुष्मान भारत जो कि एक व्यवस्था है जो निचले स्तर से लेकर के केंद्रीकृत स्तर तक पहुंचाती है जन स्वास्थ्य सुविधाओं को, उसको लेकर के और ये विजन 2035 पेश किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी देश की सबसे पुरानी क्षेत्रीय पार्टी है जिसने हाल ही में 100 साल पूरे किए? इसका मतलब जो 1920 में स्थापित हुई। तो शिरोमणि अकाली दल एक ऐसा दल है जो दोस्तों देश का सबसे पुराना क्षेत्रीय दल है। अगर राष्ट्रीय दल की बात करें तो कांग्रेस सबसे पहले 1885 में स्थापित किया गया था और उसके बाद में स्थापित होने वाले दलों में क्षेत्रीय पार्टी में शिरोमणि अकाली दल सम्मिलित है। 14 दिसंबर 2020 को इसे स्थापित किया गया था पंजाब में, जो उस समय की शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी थी उसके रूप में। तो दोस्तों एक्चुअल में तत्कालीन समय में 1920 के समय जब अंग्रेजों की सरकार उस समय हुआ करती थी, तब पंजाब के गुरुद्वारों में जो है भ्रष्टाचार और अनैतिकता व्याप्त थी और उसी चीज को रोकने के लिए इस दल का गठन किया गया था। उस समय गुरुद्वारे के भ्रष्ट महंत नारायण दास को ब्रिटिश प्रशासन का समर्थन प्राप्त था और इसी वजह से जो वहाँ के जितने भी लॉकर्स थे और जहाँ पर बहुत सा पैसा धन आपका गुरुद्वारे का जमा होता था, उस पैसे का दुरुपयोग जो है व्यसन और अन्य वेश्यावृत्ति जैसे कार्यों में किया जाने लगा था। इसी चीज को लेकर के जो कुछ सिख थे, उन्होंने जो शुद्ध सिख थे, उन्होंने मिलकर के एक दल का गठन किया। अकालियों का दल जो था उसका गठन किया गया और इस दल ने ननकाना साहिब को आज़ाद कराने के लिए भी लड़ाई लड़ी, जिसमें अकाली शहीद हुए। बाद में बहुत से अलग अलग मोर्चों द्वारा सभी गुरुद्वारों में सुधार कार्य जो है उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ी गई। सरदार सरमुख सिंह चुबल अकाली दल के पहले अध्यक्ष थे, लेकिन मास्टर तारा सिंह के समय ये लोकप्रिय हुआ। 1920 से लेकर के 1925 तक ये सुधार कार्य आयोजित हुए और उसके बाद जब 1925 में गुरुद्वारा एक्ट पास हुआ
उसके बाद गुरुद्वारे जो है उनका प्रबंधन इस एक्ट के अधीन लाया गया। तो जो मनमर्जी यहाँ पर पहले ब्रिटिश सरकार की थी उससे इसको मुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश का पहला नगर वन निम्नलिखित में से किस जिले में बनाया जाएगा? तो दोस्तों आपको मैंने बताया था 5 जून 2020 को सरकार ने एक घोषणा की थी पर्यावरण दिवस के अवसर पर, जिसके अंतर्गत पूरे देश भर में 200 से भी अधिक नगर वन स्थापित किए जाने थे। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश ने अपना पहला नगर वन आगरा जिले में स्थापित करने की बात कही है। तो उत्तर प्रदेश का पहला नगर वन यहाँ स्थापित होगा, जिसे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उसके द्वारा यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। तो आगरा में फिरोजाबाद रोड पर रिजर्व फॉरेस्ट की 50 हेक्टेयर भूमि इसके लिए चिन्हित की गई है। 5 साल में देश भर में 200 ऐसे नगर वन स्थापित करके शहरों की आबो हवा को सुधारने के साथ साथ लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान किया जाएगा। नगर वन योजना में यह शर्त है कि नगरीय निकाय सीमा में 10 से 50 हेक्टेयर के बीच रिजर्व फॉरेस्ट हो। 2 फायदे होंगे, एक तो प्रदूषण कम होगा, ठीक है, दूसरा हरियाली बढ़ेगी और तीसरा जैव विविधता का भी संरक्षण यहाँ पर हो पाएगा। ये सारे लक्ष्यों को लेकर के इसे किया गया। इसके अलावा लोगों को स्वास्थ्य लाभ होगा क्योंकि यहाँ जॉगिंग ट्रैक, साइकिल ट्रैक, ओपन जिम जैसी जो है सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। निम्नलिखित में से किस स्टॉक एक्सचेंज द्वारा ई एग्रीकल्चर मार्केट की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देश का पहला स्टॉक एक्सचेंज बन गया है जिसने कल ई एग्रीकल्चर मार्केट को लॉन्च किया। तो अब देश भर के किसान अपनी उपज की बिक्री एक ही जगह पर कर सकेंगे। 11 दिसंबर 2020 को यह सुविधा शुरू की गई है। यह एक तरह का हाजिर बाजार होगा जो इलेक्ट्रॉनिक होगा पूरी तरह से, और कहीं भी आप बैठे हुए अपनी उपज को रजिस्टर कर सकेंगे। बाद में बिक्री के लिए उसकी नीलामी होगी और उसे देश भर के खरीदार खरीद सकेंगे। बाजार का नाम बीएसई एग्रीकल्चरल मार्केट्स रखा गया है। बीम उत्पाद की बिक्री के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। मतलब कि एक ही प्लेटफॉर्म पर आपके सभी ग्राहक और सभी विक्रेता और खरीदार, ठीक है, ये सभी एक जगह आ पाएंगे और उनको अपने आधार पर बोली के माध्यम से इसमें जो है उपज का दाम मिल पाएगा। तो किसानों को फायदा यही होगा कि दूसरे राज्य के खरीदार भी उपज की कीमत लगा सकेंगे और उपज की गुणवत्ता के मुताबिक किसानों को कीमत मिलेगी। तो पारदर्शी तरीके से जो प्रधानमंत्री का विजन वर्तमान में है उसी चीज को फुलफिल करने का काम ये करेगा। दोस्तों बैंकिंग के सेक्टर में लगातार 24 घंटे सुविधाएं उपलब्ध कराने के काम किए जा रहे हैं और इसी क्रम में 14 दिसंबर 2020 से एक और सुविधा को, मनी ट्रांसफर सुविधा को 24 घंटे उपलब्ध कराया जाएगा और इसका नाम है आरटीजीएस। दोस्तों नेफ्ट, आईएमपीएस और यूपीआई पहले से ही 24 घंटे अवेलेबल है और आरटीजीएस अर्थात रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट भी अब जो है 24 घंटे उपलब्ध होगा। चलिए मैं इन पर बात कर लेता हूँ और हम समझ लेते हैं इनको, ये है क्या। 14 दिसंबर 2020 से रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध होगी। एनईएफटी पहले से ही 24 घंटे उपलब्ध है और अब भारत दुनिया के ऐसे देशों में शामिल हो जाएगा जहां आरटीजीएस भी 24 घंटे है। देखो अंतर थोड़ा सा समझ लेते हैं सभी का। सबसे पहले मैं आरटीजीएस बता देता हूं। आरटीजीएस क्या है? डिजिटल फंड ट्रांसफर होता है। 2 लाख से अधिक राशि को जो है आप इसके माध्यम से ट्रांसफर कर सकते हो और अधिकतम 10 लाख रुपए। तो इसकी लिमिट्स तय है। आरटीजीएस का उपयोग बड़ी रकम के लिए किया जाता है। पहले ये जो है 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ही अवेलेबल होता था, अब 24 घंटे होगा। आरटीजीएस के जरिए अगर आप 2 लाख से 5 लाख फंड ट्रांसफर करते हैं तो शुल्क है 24.5 रुपए, जबकि 5 लाख से ज्यादा पे 49.5, जिसमें जीएसटी भी होता है। तो देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई कोई फीस नहीं लेता, बाकी सभी लेते हैं। आरटीजीएस 2004 में शुरू हुआ। 4 बैंक उस समय थे और अब 237 से भी ज्यादा बैंक इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो आरटीजीएस रियल टाइम में सेटलमेंट्स को करता है। चलिए नेफ्ट की बात करें तो नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर जो है, इसमें क्या होता है, इसमें बैचेस के अंदर फंड ट्रांसफर होता है। मतलब क्या होगा कि एक आधे घंटे के पीरियड में जो जो फंड्स के ऑर्डर्स आते हैं उन फंड्स को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये अनुरक्षित है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। 2005 में शुरू हुआ। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी द्वारा इसका रखरखाव होता है। तो 2 ऐसे बैंक जो एनईएफटी सक्षम है उनके बीच धन स्थानांतरित होता है। रियल टाइम नहीं होता है, इसमें प्रति घंटा बैच में ये फंड ट्रांसफर होता है और नवंबर 2019 से इसे भी 24 घंटे उपलब्ध किया है। पहले ये क्या होती थी, सुबह 8 से शाम रात को 8 बजे तक ही उपलब्ध होता था। अब इसको जो है इसको भी 24 घंटे उपलब्ध करवा दिया है। इसमें कोई लिमिट्स नहीं है भाई, कितना धन होना है, कितना भी धन आप इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं।
आईएमपीएस की बात करें तो ये एकमात्र सुविधा थी जो पहले 24 घंटा उपलब्ध थी, मतलब सबसे पहले यही उपलब्ध थी। नाम ही ऐसा ही है इसका, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है, त्वरित भुगतान अंतर बैंक इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण प्रणाली। आईएमपीएस में आप एक बैंक से दूसरे बैंक में तुरंत जो है पैसा ट्रांसफर कर सकते थे और इसे 22 नवंबर 2010 को लॉन्च किया गया था। अब तीनों ही सुविधाएं यहाँ पर हर टाइम अवेलेबल है। आईएमपीएस के भी चार्जेस होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं, अलग अलग बैंकों के अलग अलग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, यूपीआई की बात करें तो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है जो कि हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया, जिसके बाद में लोगों को बड़ी मात्रा में जो है धन हस्तांतरण की सुविधा मिली है और डिजिटल इंडिया की ओर ले जाने में इसका सबसे बड़ा योगदान रहा है, जिसके अंतर्गत यूपीआई में आप सीधे जो है किसी भी वॉलेट से या बैंक से जो है बैंक से बैंक को ट्रांसफर यहाँ पर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? रामानुजन का नाम आपने सभी ने सुना होगा, एक यंग गणितज्ञ भारत के थे और यह पुरस्कार इस साल के लिए कैरोलिना अरुजो को दिया गया है। तो युवा गणितज्ञों के लिए ये रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है, जो कि रियो डी जनेरियो ब्राजील के इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की गणितज्ञ कैरोलिना अरुजो को दिया गया। उन्हें बीज गणित ज्यामिति में उनके जो कार्य किए गए हैं, खासकर बाईरेशनल ज्यामिति में, उसके लिए दिया गया है। बाईरेशनल ज्यामिति बीजगणितीय संरचना को वर्गीकृत करने और उसके वर्णन करने का काम करती है। ये पुरस्कार 2005 से विकासशील देशों के ही वैज्ञानिकों को दिया जाता है। इसे मूल रूप से इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स (ICTP), नील्स हेनरिक एबल मेमोरियल फंड जो कि एबल पुरस्कार भी देता है, ठीक है, सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है गणित का, और अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ द्वारा दिया जाता था। एबेल मेमोरियल फंड ने 2012 में अपनी सदस्यता यहाँ से समाप्त कर ली है। श्रीनिवास रामानुजम अयंगर की अगर मैं बात करूं, 22 दिसंबर 1887 को ब्रिटिश भारत में इनका जन्म हुआ और बहुत ही कम उम्र में अमीबियोसिस की बीमारी की वजह से इनका निधन हो गया था। इन्होंने बिना किसी संस्थागत गणित की शिक्षा को प्राप्त किए बेहतरीन तरीके से गणित के जटिल जो समस्याएं हैं उनका निदान किया था। विशेष रूप से गणितीय विश्लेषण, नंबर थ्योरी, इनफाइनाइट सीरीज और कंटिन्यूड फ्रैक्शन जैसे फील्ड्स हैं जिनमें इन्होंने काम किया। इन्होंने GH हार्डी जो कि एक गणित के प्रोफेसर रहे थे, उनके साथ में पत्राचार किया और उसके बाद में इनकी विलक्षण प्रतिभा को देखते हुए उन्होंने इन्हें आमंत्रित किया लंदन ये गए और वहाँ पर एक यंगेस्ट रॉयल सोसाइटी जो थी उसके फेलो ये बने। इसके अलावा पहले ऐसे भारतीय रहे जिन्हें ट्रिनिटी कॉलेज लंदन का भी फेलो बनाया गया, ठीक है। तो इनके नाम पर काफ़ी उपलब्धताएं हैं और इनके नाम से काफ़ी प्रमेयज और थ्योरम्स भी जो है पढ़ी जाती है और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनको इन्होंने सॉल्व किया, लेकिन आज तक वो विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक के लिए रहस्यमयी बनी हुई है। कहा जाता है कि एक देवी इनकी पारिवारिक थी जिसकी कृपा से इन्होंने जो है ये सब करने में ये सक्षम हुए थे। तो ये सब इनके बारे में जो चलने वाली अवधारणाएं हैं वो है, लेकिन बहुत कम उम्र में इनका देहांत हुआ और उस दौरान 33 साल की उम्र में ही इन्होंने वो सब कर दिखाया जो बड़े बड़े वैज्ञानिक कई वर्षों में नहीं कर पाते। तो ये है हमारे युवा गणितज्ञ रामानुजम, जिनके नाम पर मिलता है रामानुजम पुरस्कार, और उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। तो दोस्तों आप भी अपनी तैयारी में लगे रहिए और जैसा कि मैंने बताया इनके नोट्स अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन आर्यस जंक्शन पर, वहाँ से बुक्स के रूप में आप इनको ले सकते हैं। इसके अलावा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें मेरे साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।